तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था? शेल के बारे में। एंगुलर क्वांटम नंबर क्या बताता था? सब शेल के बारे में। और सब शेल, इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। और एक और नाम दें तो हम कहते हैं इट इज ऑल्सो नेम्ड एज ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहां पर है? तो हम कहते हैं इट इज एक्चुअली लोकेटेड इन सम ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी दैट इज बाय m, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ऑर्बिटल होता क्या है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। हम कहेंगे ऑर्बिटल जो है इट इज a 3-dimensional region, 3-dimensional region around nucleus in which probability to get electron is 90 to 95%। तो अब आपसे कहते हैं कि अगर आपको ये समझ आ गया कि मान लेते हैं हमें एक एड्रेस लोकेट करना है, इफ वी वांट टू लोकेट द एड्रेस, सबसे पहले हमें पता चलता है इट इज इन विच सेक्टर। अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं तो हम सेक्टर या फेज की बात करते हैं। तो अगर मुझे सेक्टर पता चल गया कि आप कौन से सेक्टर में रहते हो, तो सेक्टर तो बहुत बड़ा होता है, इतने बड़े सेक्टर में आपको ढूंढ पाना मुश्किल है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम सेक्टर के बाद चलते हैं हाउस नंबर पे। हाउस नंबर क्या मतलब, घर तो 3 फ्लोर है या आपके पास फ्लोर वाइज देखा जाए तो देयर आर 3 फ्लोर्स एंड सो मेनी रूम्स इन दैट हाउस। तो अगर आपको ढूंढना है तो मुझे वो तीनों फ्लोर्स पे जाना पड़ेगा, इट मीन्स पूरे घर को अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पूरे घर में कहीं पे भी हो सकता है, लाइक यू। अब हमें समझना है कि उस घर के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से रूम के अंदर है या किस जगह पर है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो लोकेशन के लिए अब हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ऑर्बिटल, यानी वो जगह जहां पे 90 to 95% इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो मैंने आपसे कहा था एक बिल्डिंग में शेल को हम समझ लेंगे, शेल इज लाइक अ फ्लोर, रूम। अब रूम के अंदर है बेड, तो इलेक्ट्रॉन अपने एक पर्टिकुलर बेड के ऊपर लोकेट करा जाएगा, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उस बेड के ऊपर है। तो दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल और सब शेल। तो अब हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज m। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सिंबल आपके पास था स्मॉल m। हम कहते हैं इट टेल्स अबाउट the number of orientations present in a subshell। यानी आप बेसिकली ये समझना चाह रहे हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर ओरिएंटेशंस, ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशंस। तो एक सबशेल के अंदर आगे कितनी ओरिएंटेशंस हैं, ये पता करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग फॉर, वी आर गोइंग टू लुक एट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहां तक समझ आया? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए हमारा अगला टास्क क्या है, हमें एक सबशेल के अंदर जाना है। बेटा वैल्यू ऑफ m depends on L। m की वैल्यू L पे डिपेंड करती है एंड इट इज इक्वल टू -L to 0
प्लस एल। तो m की वैल्यूज हो सकती है -l से लेकर +l तक। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर l 0 है तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि -0 to 0 to +0 is 0। अगर आपके पास l 1 है तो m हो जाएगा -1 0 +1। इसका मतलब S सब शेल के अंदर, दिस इज S सब शेल के अंदर कितनी ओरिएंटेशंस हैं? ओनली वन ओरिएंटेशन, यानी S रूम के अंदर सिर्फ एक ही बेड है। तो इन केस ऑफ S ओरिएंटेशन वी आर हैविंग, यानी S सब शेल में आप गए तो वहां पे एक ही ओरिएंटेशन है, वन ओरिएंटेशन मतलब वन बेड। और एक बेड के ऊपर यानी यहाँ पे एक बॉक्स है और इस एक बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कहते हैं कि अगर 1 पे गए यानी आप P रूम में चले गए, इट इज P सब शेल। अगर हम P सब शेल में एंटर करते हैं तो P सब शेल का मतलब L हो गया 1, L 1 है तो M आ जाएगा -1 0 +1। तो बताओ P रूम में आपको कितने ऑर्बिटल्स नजर आएंगे? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी देयर इन P रूम? -1 0 +1, how many? It should be 3, right? तो आप हो गए, इसका मतलब जब आप P रूम में एंटर करोगे तो वहां पे 3 रूम होंगे यानी 3 बेड होंगे। 3 बेड्स आर -1 0 +1। इसीलिए आप कहा करते थे कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। हर एक बेड के ऊपर यानी हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। तो अगर आपने P रूम में एंटर किया तो P रूम में वहां पे 3 बेड लगे हुए हैं और 3 बेड यानी 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो उन 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे। अब आप बताओ इफ L इज इक्वल टू 2 तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ M? -2 to 2। -2 to 2, तो -2 -1 0 1 and 2। तो देयर आर 5 वैल्यूज। अब 5 वैल्यूज है तो 5 वैल्यूज के लिए आप होगे, इसका मतलब D रूम में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स। -2 -1 0 1 and 2। How many maximum electrons will be there? 10। The maximum 10 electrons. Complete it for L is equal to 3. अगर आपने L2 के लिए कंप्लीट कर लिया है तो now complete it for L is equal to 3. If L is 3, what are the various values of M? -2 -1 0। -3 -2 -1 0 1 2 3, राइट? तो हम कहेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। इट मीन्स हमारे पास टोटल कितने बॉक्सेस हो जाएंगे? यानी हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 7 14 electrons। 7 orbitals and 14 electrons maximum। तो ओरिएंटेशन कितनी होंगी? हाउ मेनी ओरिएंटेशंस आर गोइंग टू बी देयर इन अ सबशेल दैट कैन बी डिसाइडेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहां तक देखो बेटे, एनी डाउट इफ यू हैव? समझ आया सबको यहां तक?
क्लियर है? करें आगे। अब आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अराइज यानी ओरिएंटेशंस बनती कैसे? तो बेटे ओरिएंटेशंस आर formed or defined. आप कह सकते हो orientations are coming to existence when Earth's magnetic field and electronic magnetic field interact with each other. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में वो आपको ये कहना चाहते हैं कि ओरिएंटेशंस या ये जिसे आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कह रहे हो ये कब एग्जिस्टेंस में आता है? तो अकॉर्डिंग टू देम वो कहते हैं जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यानी ये हमारी अर्थ है और इसके अंदर एक नॉर्थ और साउथ है, तो आप कहते हो अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इट इज अ मूविंग चार्ज, और मूविंग चार्ज इज अ टाइनी मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट बन जाएगा। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो हम कहते हैं उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो उनका कहना है कि यहाँ पे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और हमारे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो रिपल्शंस को मिनिमम रखने के लिए और स्टेबिलिटी को मैक्सिमम करने के लिए वो मैग्नेट जो है, वो जो फील्ड है, वो अलग अलग तरह की डायरेक्शंस लेता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशंस बनाता है, और उन ओरिएंटेशंस को जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्टेबल होता है उन डिफरेंट ओरिएंटेशंस को हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिटल्स। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शंस की वजह से अराइज हो रहे थे, इसलिए इसका नाम रखा गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों नाम रखा गया? क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शंस हो रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ टाइनी मैग्नेट, एंड अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो है ही। तो दो तरह के मैग्नेट्स या दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें बेस्ट पॉसिबल स्टेबल रहना चाहता है। तो अपनी स्टेबिलिटी जिस डायरेक्शन में उसको मैक्सिमम नजर आती है वो उस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता है। तो हमारे पास दिस इज अर्थ, दिस इज इलेक्ट्रॉन विच इज एक्टिंग एज अ टाइनी मैग्नेट, एंड इन दोनों की इंटरेक्शन से क्या बनती है? ओरिएंटेशंस। अब आपके पास जब हम कहते हैं S, तो S का मतलब हुआ L0 M0, इसका मतलब सफेयर। हमने कहा था S इज सफेरिकल। अब आपको भी पता है कि किसी सफेयर की कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, इट रिमेन्स ओनली वन सफेयर। तो इसका मतलब ये हुआ S सबशेल या S ऑर्बिटल हमेशा सफेरिकल ही होगा, उसकी जो शेप आएगी that is going to be spherical always। अब आपके पास ये spherical है, ध्यान से देखो बेटा। अगर हम 1s ड्रॉ करें, 2s ड्रॉ करें, 3s ड्रॉ करें, तो क्या तीनों की शेप अलग होगी? तो आंसर इज नो, तीनों की शेप बिल्कुल सेम रहेगी। 1s भी स्फेरिकल होगा, 2s भी स्फेरिकल होगा और 3s भी स्फेरिकल होगा। सिर्फ क्या फर्क पड़ता है कि 1s की जब आप शेप ड्रॉ करते हो तो 1s तो बिल्कुल ऐसा है, लेकिन 2s जो है वो दो सफेयर से बना हुआ है।
2s is made up of 2 spheres, एक और फिर उसके बाद थोड़ी गैप के बाद दोबारा से एक और स्फीयर। तो जब हम कहते हैं इट इज अ 2s सबशेल, तो 2s वाला जो ऑर्बिटल है उसमें 2 स्फीयर आपको नजर आएंगे। ये डिफरेंस होगा 1s और 2s में। तो जब हम कहते हैं 2s इज लाइक दिस, ये 2s की शेप है। अगर मैं 3s इमेजिन करूंगी तो 3s का मतलब होगा देयर आर गोइंग टू बी 3 स्फीयर्स। तो आपके पास वहां पे 3 स्फीयर बनेंगे, एक बन गया, फिर दूसरा स्फीयर आ रहा है एग्जिस्टेंस में, और अब यहाँ पे एक और स्फीयर आ गया है एग्जिस्टेंस में। नाउ देयर इज वन मोर स्फीयर व्हिच इज गोइंग टू बी इन देयर एग्जिस्टेंस। ऐसा। तो डिफरेंस किसमें हुआ? साइज में। 1s छोटा होगा, 2s उससे बड़ा होगा, 3s उससे भी बड़ा होगा। 1s में कोई खाली जगह नहीं दिख रहा। ये जो खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं नोड। दिस इज नेम्ड एज नोड। तो 2s में आपके पास 1 नोड है, 3s में देयर आर 2 नोड्स। तो आप ये कह सकते हो आपके पास 1s, 2s, 3s orbitals are all spherical, but their sizes are different and number of nodes in them are different. 1s में कोई नोड नहीं होती है, there is no node in 1s. तो इसमें आपके पास कोई नोड नहीं है, तो हम इसे कह सकते हैं spherical 1s, 2s, 3s. Node is an empty space. Node क्या है? नोड आप इसे लिख सकते हो, इट इज अ रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी टू गेट इलेक्ट्रॉन इज 0। तो नोड एक ऐसा गैप है जहां इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन बीच में हो सकता है या फिर उसके बाहर इस वाले स्फीयर में हो सकता है, यहां बीच वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड नोड, राइट? हाँ जी बच्चे, जल्दी से सब लोग इसे नोट करो, फिर हम 2p पे चलेंगे। अभी हमने समझा है m की वैल्यूज क्या है, -l से लेकर +l तक, राइट? तो वैल्यू ऑफ l, it is -l to +l। वो जितनी वैल्यूज बनती हैं उतनी ओरिएंटेशंस होती हैं। तो s के लिए ओरिएंटेशन हमेशा कितनी होती है? 1। इसलिए जब आप 1s लिखते हो तो भी एक ऑर्बिटल, 2s लिखा तो भी उसमें एक ही ऑर्बिटल, 3s है तो भी एक ही ऑर्बिटल। 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। The s orbital, always there are 2 electrons. Now it is p subshell. अब हमें s के बाद मूव करना है p पे। जब आप p सबशेल की बात करते हो तो l की वैल्यू हो जाती है 1। तो व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ m? -1, 0, +1, राइट? 3 ओरिएंटेशंस आर देयर। एक का नाम रखा px, देन pz, py, और इसको आप py कह सकते हो, pz एंड दिस इज px। इसका मतलब -1 और +1 में आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी x कह दो। ओरिएंटेशन मतलब ऑर्बिटल, डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओरिएंटेशन का मतलब है वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा।
तो अब एक सफेयर की कोई डायरेक्शन, बॉल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। बॉल सिर्फ बॉल ही होती है, उसे हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्शन इधर है या इधर है, बॉल तो सब जगह सेम है। तो वो कहते हैं सफेयर की कोई डायरेक्शंस नहीं है, वो सिंगल ओरिएंटेशन है, ओनली वन ओरिएंटेशन, दैट्स व्हाई m इज ओनली वन वैल्यू। अब हमारे पास p जो है वो डंबल है, इसको समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ इट इज डंबल बाय शेप। वो आपसे कह रहे हैं 3 तरह के डंबल हो सकते हैं। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो px जो है दैट इज द डंबल ऑन x एक्सिस। यानी डंबल अगर अपनी ओरिएंटेशन, अपनी डायरेक्शन x एक्सिस पे रखेगा तो आप इसे बोलोगे px। If direction of the dumbbell is on x-axis, so we will say it is px. Right? अगर direction of the dumbbell is towards y-axis, तो आप इसे आप px तो नहीं कह सकते ना। तो अब हमें कहना पड़ेगा this dumbbell is oriented towards py. ओरिएंटेशन समझ आया? ओरिएंटेशन और डायरेक्शन हो गई ना, क्योंकि डंबल तो डायरेक्शनल हो सकता है, तो px हो गया या py। और अगर हम एक तीसरी एक्सिस इमेजिन करते हैं दैट इज z एक्सिस, तो आपको पता है कि z एक्सिस में अगर डंबल लाई करेगा तो आप क्या कहोगे? इट इज गोइंग टू बी विच ऑर्बिटल? py ऑर्बिटल। तो दिस इज कॉल्ड pz। तो px, py, pz। z एक्सिस पे है तो हमने उसका नाम pz रखा, x एक्सिस पे था तो px, y एक्सिस पे है तो py। तो px, py, pz, these are the 3 orientations possible for p subshell। यानी अगर आप p सबशेल बनाते हो और आप 3 बॉक्सेस इमेजिन कर रहे हो, तो 3 बॉक्सेस का मतलब है आप इन 3 डंबल्स की बात कर रहे हो। इनमें से -1 को px भी कह सकते हैं और py भी, +1 को px और py कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन 0 को हम क्या कहेंगे? pz। तो आप ये कह सकते हो इन ओरिएंटेशन वर्ड, द वर्ड ओरिएंटेशन इज टेकन फ्रॉम द डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्शनल अरेंजमेंट ऑफ अ शेप। तो आपके डंबल की तो कोई ओरिएंटेशन हो सकती है, डंबल x एक्सिस में हो सकता है, y में हो सकता है, z में हो सकता है। तो डंबल के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं, px, py, pz। तो आप ये कह सकते हो जो p सबशेल है इट हैज 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल, px, py, pz। इसीलिए आपने कहा एक बॉक्स के अंदर, क्योंकि हम बार बार वो तीनों नहीं ड्रॉ करते, हम 3 बॉक्स बना देते हैं। 3 बॉक्सेस का मतलब होगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इसमें आ सकते हैं, 2 इसमें, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6। तो हमें ये समझ आया कि p सबशेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है। राइट? आप जरा देखो, जब हम लिखते हैं 1s, 1s का मतलब हो गया, आप ये इमेजिन कर रहे हो कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपके पास एक स्फेरिकल रूम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दिस इज योर इमेजिनेशन पार्ट। तो अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कि 1s का मतलब एक ऑर्बिटल 3 डायमेंशनली 1s। अब जब मैंने कहा 2s एंड 2p, तो 2s का मतलब हो जाएगा n की वैल्यू क्या हो गई? 2, l क्या होगा? 0, s के लिए l क्या होता है? 0, m क्या होगा? अगेन 0, 2, 0, 0। तो 2s आ गया। अब बताओ अगर हम 2p की बात कर रहे हैं तो आपको क्या समझ आया? n क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 2, l क्या होगा?
1 और m क्या होगा? -1, 0 एंड +1। यानी यहाँ अब आपको 3 बॉक्सेस समझने हैं। यहाँ पे आप एक बॉक्स इमेजिन कर रहे हो, यहाँ पे भी हम एक ही बॉक्स इमेजिन कर रहे हैं। तो 1s, दिस इज 2s एंड नाउ इट इज 2p। 2p का मतलब होगा देयर आर 3 बॉक्सेस और यहाँ आप 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखोगे। ये बात समझ आई? तो किसी भी ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि जब आप p वाले रूम में जाओगे तो वहां सारे डंबल शेप के ऑर्बिटल्स हैं। तो 3 तरह के डंबल्स होंगे, px, एक py, pz। आपका इलेक्ट्रॉन किसी एक पर होगा, या तो px पर या py पे या pz पर। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा जाओ px वाले इलेक्ट्रॉन को ढूंढो, तो 2px में आप गए, आप सेकंड फ्लोर पे गए, p रूम में एंटर किए, वहां पे px यानी x एक्सिस वाला जो डंबल है आप उस पे जाके देखोगे, वहां पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 2। इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन आपके वाला इलेक्ट्रॉन है। तो सोचो जरा, अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि गो टू 2p में जाने का मतलब है वहां 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो आपको इन 6 में से किसी एक को चुनना है। लेकिन अगर मैं बोल दूं 2px, इसका मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन में से किसी एक को चुनना है। ये बात समझ आए? यानी अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता दिया जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि यू आर रीचिंग एट एन ऑर्बिटल, आपको ऑर्बिटल का एड्रेस मिल गया है और एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट एड्रेस 2 इलेक्ट्रॉन्स तक का अगर एड्रेस चाहिए तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर? हाँ जी बेटे, अब जरा देखो, इफ आई राइट 2pz, इसका मतलब मैंने आपको क्या क्या बता दिया? That means n is equal to 2, L क्या होगा? 1, m क्या होगा? -0। मैंने आपको बता दिया ना pz में ही जाना है, यू हैव टू गो टू pz ओनली। और जब आप कह रहे हो आपने pz पे जाना है तो आपको -1, 0 और +1 में से इस वाले पे जाना है बस। क्या हुआ? हाँ जी, हाँ बोलो ना। हाँ, अगर हम ये कहते हैं if they are saying 2px, चलो मान लो 3px करते हैं, इसका मतलब n3 L1, तो m की वैल्यू इधर -1 और +1। ऐसे तो -1 या +1, तो वहां पे अगर आपने x को px को -1 मान लिया तो py को क्या मानोगे? +1। तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है कि वी आर अज्यूमिंग दैट px इज टेकन एज -1। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? चलो जी, तो ये हमारे पास था p सबशेल। अब हमें पहुंचना है d सबशेल पे। वी हैव डन p सबशेल। p सबशेल कैसी होती है? डंबल। कितनी तरह के डंबल आपको मिल सकते हैं? 3 तरह के, px, py, pz। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डंबल्स विद अस। वन इज px, अनदर इज py एंड देन pz। तो आपके पास डंबल्स हैं 3 टाइप्स, -1, 0, +1 आर द वैल्यूज। अब हमें मूव करना था d सबशेल की तरफ। व्हेन वी से d सबशेल, its shape is going to be double dumbbell। L की वैल्यू हो जाएगी 2,
और अब आप बाकी सारा डिफाइन करते जाओ। अगर हमारे पास L2 है तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ M? M की वैल्यूज क्या होगी? -2 to +2। तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं -2, -1, 0, 1, 2। There are 5 orientations। 5 तरह की orientations होंगी। It means we are going to have a 5-box structure। ये आपके पास है D सबशेल। तो D सबशेल के अंदर आपके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं। There are 5 orbitals, -2, -1, 0, 1, 2। अब इन पांचों के आपने नाम लिखने हैं तो वो नाम लिखे जाते हैं ऐसे: -2, -1, 0, 1, 2। 0 को हम कहेंगे dz²। This is named as dx² - y² और dxy। इसको हम कहेंगे dxy और dx² - y²। -1 को हम कहेंगे dxz और dyz and this is named as dyz और dxz। तो इनके आगे नाम रखे गए। तो 5 ओरिएंटेशंस आर देयर। बेटे सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं dxy। जब मैं dxy ड्रॉ करूंगी तो मैं इसको x एक्सिस मान लेती हूँ और इसको y। केमिस्ट्री में या किसी भी साइंस में देयर इज नो रूल कि आपने x किसे रखना है और y किसे रखना है। We just assume it as any axis can be x axis, any axis can be y axis or z axis। अब मुझे dxy ड्रॉ करना है, इसलिए एक को मैंने x मान लिया और दूसरे को y। अब dxy is a double dumbbell in between the two axes। यानी ये एक ऐसा डबल डम्बल है जो xy एक्सिस के बीच बीच में बनेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी dxy। ये हमारे पास dxy है। dyz। अब yz ड्रॉ करना है तो एक को y मान लेंगे और एक को z। तो अब आप कहोगे इट इज अगेन अ डबल डम्बल बट नाउ इट इज इन बिटवीन द y एंड z एक्सिस। तो ये हमारे पास बन गया dyz। Then you have dxz। एक x एक्सिस मान लेते हैं, एक z एक्सिस, and now these are the two double dumbbells again same along या in between। तो आप लोगे in between the z एक्सिस and x एक्सिस। तो ये हमारे पास बन गया dxz। अब हम पहुंच गए dx² - y²। इसमें एक x एक्सिस एक y एक्सिस। अब कहेंगे एक्सिस तो हमने लिख ली, लेकिन अब जो डबल डम्बल बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ डबल डम्बल अलोंग द एक्सिस। जो अब आपका डबल डम्बल है वो अलोंग द एक्सिस है, जबकि पहले आप कहां ड्रॉ कर रहे थे? इन बिटवीन द एक्सिस। तो दिस इज dx² - y²। And now we move on to the dz²। अब dz² में आप एक z एक्सिस ड्रॉ करते हो और you are going to draw a dumbbell along z axis। ये हमारे पास z एक्सिस पे एक डंबल है और इस z एक्सिस के सराउंडिंग पे आप एक रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्रॉ करोगे। There is electronic ring around it।
तो आप कहोगे 3 डायमेंशनली एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का रिंग बनेगा जो इसके चारों तरफ होगा, और किस प्लेन पे? एक्स वाई प्लेन पे। तो dz² एक स्पेशल शेप बनी, यानी ये तीनों तो डबल डंबल है, सिर्फ ये एक ऐसा है जो डबल डंबल नहीं है। और ये कैसा दिखेगा हमें? आप कहोगे दिस इज वन डंबल एंड हियर इज द क्लाउड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लाइक ए रिंग, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस तरह से, यानी डंबल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो तो हमें समझ आता है ऐसे, बट इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड दैट डंबल ऑल्सो, तो आप कहोगे वो dz² है। तो dz² एक स्पेशल शेप का ऑर्बिटल था। dz² को हम एक और नाम देते हैं, इट इज नेम्ड एज डोनट शेप। इसका नाम रखा गया डोनट शेप ऑर्बिटल। इसको और भी कहा जाता है, हम इसको कह सकते हैं बेबी टीथर, बेबी टीथर और बेबी सूदर शेप। जैसे बच्चों के टीथर्स होते हैं उनके जैसी इसकी शेप है, तो वो कहते हैं बेबी टीथर और बेबी सूदर शेप इज देयर, इट इज डोनट शेप, बेबी टीथर, बेबी सूदर शेप ऑफ dz²। जबकि dx² माइनस y² को हम कहते हैं along the axis, इसका नाम, इसको हम कहते हैं क्लवर लीफ शेप, इट इज क्लवर लीफ शेप। अब xy इन दोनों में एक्सिस सेम है, और इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अगर मैं xy वाले ऑर्बिटल को 45 डिग्री से रोटेट करूं, इस डंबल को मैं 45 से रोटेट करूं, तो x² माइनस y² बन सकता है। तो वो आपसे कहते हैं कि dxy और dx² माइनस y² में 45 डिग्री रोटेशन का डिफरेंस है, यानी अगर आपका xy ऑर्बिटल 45 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए, यहां से यहां ले आए, तो ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों सेम एक्सियल पोजीशन पे है, इनकी एक्सिस सेम है, इसको रोटेट करके यहां नहीं आ सकते आप, क्योंकि इनकी एक्सिस अलग है। तो अब आपके पास कितनी तरह के ऑर्बिटल्स हो गए? 5 टाइप्स, पांचों की शेप आपके सामने है। अगर मैं आपसे पूछूं इन d सबशेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर, तो आंसर इज 5। और अगर मैं पूछूं कि आउट ऑफ दीज हाउ मेनी आर अलोंग द एक्सिस, कितने हैं जो अलोंग द एक्सिस क्लाउड शो करते हैं, तो क्या आंसर दोगे? अलोंग द एक्सिस आप कहोगे एक्सिस पे बस इन्हीं में है 2, और इन बिटवीन द एक्सिस 3। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन बिटवीन द एक्सिस, तो आप कहते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड in between the axis, तो कौन कौन से हैं? dxy, dyz and dxz। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड along the axis, तो आपके पास आंसर है dz² and dx² माइनस y²। डोनट शेप किसकी है? dz²। बेबी सूदर, बेबी टीथर किसको बोला गया? अगेन dz²। जल्दी से इसे नोट करेंगे। तो ये आपके पास था d सबशेल एंड द वेरियस ओरिएंटेशंस। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा है? तो हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज गोइंग टू एक्सप्लेन the orientations, directions, distribution of electron cloud along the axis है या in between the axis,
किस शेप में वो ओरिएंटेड होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिल रही थी। हाँ जी बेटे। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एफ सबशेल। When we see F subshell, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड शेप था, इसका मतलब इसकी शेप तो ड्रॉ नहीं करेंगे। L की वैल्यू हो जाती है 3, तो M आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यहां पे आपके पास 7 बॉक्सेस होंगे, तो 7 बॉक्सेस आ गए, तो मैक्सिमम आपके पास आ गए थे 14 इलेक्ट्रॉन। एंड इफ इट इज जी सबशेल, तो जी सबशेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी देयर? शेप तो इसकी भी कॉम्प्लिकेटेड है। L की वैल्यू आ जाएगी 4, तो व्हाट आर द वेरियस वैल्यूज ऑफ M? -1, -3, -2, 0, 1। यस, -4 से लेकर +4 तक आप सारे लिख सकते थे, -4, -3, -2 एंड सो ऑन। तो आपके पास कितने बॉक्सेस आप ड्रॉ करोगे? 9। अगर हम 9 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18। तो आप हो गए 9 ऑर्बिटल्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहां 7 ऑर्बिटल्स थे, therefore maximum 14 electrons। तो ये हमारे पास था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, a quantum number which can explain something about orientation and it is going to arise due to magnetic interference या interactions, इसलिए इसका नाम रखा गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब हम 3dz² लिखते हैं तो इसका मतलब हमने आपको 3 क्वांटम नंबर्स की इंफॉर्मेशन दी है। When I write 3dz², it means we are talking about 3 different quantum numbers। अब जब मैंने तीनों क्वांटम नंबर्स बता दिए तो मैंने एक ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन दी। कैसे? n हो गया 3, L is 2, M कितना आ गया? dz²। देखो जरा dz² क्या था? 0। इसका मतलब ओनली 1 ऑर्बिटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज एन एड्रेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बेटा अगर मैं 3d बोलूं, अगर मैंने आपको एड्रेस दिया 3d, तो बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है? n is 3, l is 2, d के लिए n2 था, m आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। तो अब ये कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 5 ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब अब मैंने आपको 10 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताया है। कौन सा एड्रेस ज्यादा बेटर है? Which one is a better address? The first one। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि आप हॉस्टल में अगर रहते हैं, अगर मैं हॉस्टल का नाम बता दूं तो हॉस्टल में
लेट्स सपोज आप रहते हो हॉस्टल नंबर 1 में और आपका नाम बता दो, तो आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक हॉस्टल में अगर 100 या 200 स्टूडेंट्स रहते हैं तो मैंने 200 स्टूडेंट्स के बारे में बता दिया, तो आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अनाउंसमेंट्स कर करके पागल हो जाएंगे। अगर आप हॉस्टल में गए और आपका एड्रेस देना हो तो मुझे पहले बताना पड़ेगा हॉस्टल नंबर, फिर क्या बताना पड़ेगा, फ्लोर या ब्लॉक, फिर ब्लॉक के बाद रूम नंबर। और हॉस्टल में क्योंकि एक रूम में दो से ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, हो सकता है हॉस्टल में एक बड़ा रूम है जिसमें 8 स्टूडेंट्स या 10 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो मुझे आपका बेड नंबर भी बताना पड़ेगा कि बेड नंबर 5 या 7, तो आपका सही जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज आप भेजना चाहते हो वो उस तक पहुंचेगा। तो सेम एज द केस विद इलेक्ट्रॉन, वो आपसे कह रहे हैं आप 2 इलेक्ट्रॉन तक के एड्रेस तक पहुंच गए। तो जब आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता चलता है तो जाके आप 2 इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचते हो। फिर से देखिए, लेट अस सपोज इफ आई राइट 2pz और इफ आई राइट 2p, तो 2pz से हमें समझ आता है कि n 2 हो जाएगा, l is 1 और m is 0, जबकि यहां मुझे मिलेगा n is 2, l is 1, m is -1 0 +1। तो यहां मैंने 3 ऑर्बिटल्स का एड्रेस दिया है और यहां सिर्फ एक ऑर्बिटल का, तो ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हुआ और यहां मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स तक ले जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तक। समझ आया? एनी डाउट इफ यू हैव? फर्स्ट पार्ट में m0 कैसे होगा? हमने लिखा था बेटे -1 0 +1, तो मैंने इनका नाम क्या रखा था, px और py, दिस इज pz एंड दिस इज py और px। तो जब मैंने कहा pz तो m की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, अगर आपने px pz की जगह px दिया होता तो क्या करोगे? फिर आप यहाँ लिखोगे -1 और +1, किसी एक बिट भी जाना है, तो फिर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन भी 4 हो जाएंगे। नहीं, इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे कि और है ना, ऑप्शन में लिखा है -1 और +1, तो वो आपको कैसे कहते हैं, जैसे -1 और +1, तो इन दैट केस वो आपको डिफाइन कर देते हैं कि टेक x एक्सिस एज द x एक्सिस एज अ 1। तो अगर मैंने x एक्सिस डिफाइंड एज +1 हो गया तो फिर y एक्सिस हो जाएगा -1 ऐसे। ठीक है, समझ आ गया? देखिए अभी हमारे पास वो श्योरिटी नहीं है, यानी हम प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं ना, वी आर डाउटफुल अबाउट द पोजीशन। तो प्रोबेबिलिटी में हम ऐसा सोच रहे हैं कि z एक्सिस को हमने 0 मान लिया अगर, तो x और y को वी कांट डिफाइन डायरेक्टली, तो हमें कहना पड़ता है और, राइट? लिख लिया यहां तक सबने? 3 quantum numbers we are done with, and the last quantum number that is called spin quantum number. तो अब हम पहुंच गए हैं हमारे 4th क्वांटम नंबर पे, which is called spin quantum number. सिंबल है स्मॉल s. This quantum number tells about spin of an electron around its own axis. यानी इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी रोटेशन कैसे है बेटे, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, आप कहते हैं न्यूक्लियस। एक तो वो रिवॉल्व करता है, ये रेवोल्यूशन है, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो वन पार्ट इज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस
एंड द सेकेंड पार्ट इज कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी कहां से ला रहा है, तो वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट भी तो करेगा, तो रोटेशनल मूवमेंट, तो उसमें एक रोटेशन भी है। अब जब आप कहते हो इलेक्ट्रॉन रोटेट भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमेजिन करो हमारी अर्थ जो है वो रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है अराउंड सन। तो यहां हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का एक रोटेशनल मूवमेंट है। हम स्पिन क्वांटम नंबर उस रोटेशन के बारे में कुछ बताना चाहता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर इज गोइंग टू एक्सप्लेन about the rotation of electron around its own axis. अब इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट करे, यानी आपने कहा इट इज हैविंग क्लॉकवाइज रोटेशन, तो दूसरी रोटेशन कौन सी हो सकती है? एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा कोई और रोटेशन पॉसिबल है? तो जितना 3 डायमेंशनल सिस्टम आप समझते हो या साइंटिस्ट अब तक समझ पाए हैं, उस हिसाब से इसके अलावा तो और कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो देयर आर ओनली 2 रोटेशनल मूवमेंट्स पॉसिबल। तो आप कहते हो या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। और स्पिन क्वांटम नंबर +½ और -½ हो सकता है। तो वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर +½ एंड -½ यानी स्पिन क्वांटम नंबर के सिर्फ 2 ही वैल्यूज है, ईदर +½ और -½ अब +½ और -½ को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं डिफाइन किया गया। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैन हैव only 2 type of spin possible. Clockwise and anti-clockwise. Therefore, spin quantum number only have the 2 values. अब क्या clockwise को +½ कहेंगे तो आंसर इज नो, -½ कहेंगे आंसर इज नो। वो कहते हैं आपकी मर्जी है, आप किसी एक को +½ मान लो और दूसरे को -½ देयर इज नो डिफाइंड वैल्यू फॉर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, देयर आर ओनली 2 वैल्यूज। तो हम कहते हैं +½ एंड -½ आर द 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स। तो इन दोनों को क्या कहा गया? वैल्यू ऑफ एस आपने ले ली। हम कहते हैं दीज +½ एंड -½ आर the 2 quantum mechanical spin states. Quantum mechanical spin states having no classical analog. क्लासिकल एनालॉग का मतलब होता है बेटे क्लासिकल फिजिक्स होती है हमारे पास, तो एक न्यूटोनियन फिजिक्स जिसे आप कहते हो, उसमें हर चीज को ना प्लस माइनस में डायरेक्शनल होता है। अगर ऊपर जा रहे हैं तो प्लस है, अगर तो नीचे आएंगे तो माइनस है। होता है ना, ऐसा आपने किया होगा ग्रेविटेशन के प्रिंसिपल्स करते हो जब आप न्यूमेरिकल्स में आप करते हो, पहले से डायरेक्शन फिक्स कर देते हो कि अगर टुवर्ड्स ग्रेविटी आ रहा है तो हम एक साइन ले लेंगे माइनस, अगर अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जा रहा है तो पॉजिटिव। तो यू आर गोइंग टू टेक माइनस एंड पॉजिटिव प्लस, ये साइन डिफाइंड है। तो न्यूटोनियन फिजिक्स में यानी क्लासिकल फिजिक्स में आपकी हर चीज पहले से प्री डिफाइंड होती है कि अगर मान लो एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव, तो एंडोथर्मिक होगा तो पॉजिटिव। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिक्स है, यहाँ पे हम किसी भी चीज को हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलते हैं। तो हम कहेंगे +½ और -½ इट्स नॉट फिक्स टू बी +½ इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देयर इज नो फिक्स्ड रूल फॉर दैट। अब हम इसको क्या कहेंगे? क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स। अब
इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम कहते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरे को क्या करना पड़ता है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो अब बार बार ये इलेक्ट्रॉन और ऐसे आंखें सी बनाना तो मुश्किल से था, तो वो आपसे कहते हैं एक को ऊपर अपवर्ड एरो शो कर दो, दूसरे को डाउनवर्ड एरो शो कर सकते हैं। तो वी कैन शो इट एज वन अपवर्ड एंड अनदर डाउनवर्ड एरो। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ, या माइनस हाफ प्लस हाफ। तो आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ बुक्स में कंप्लीट एरो लिखा होता है, कुछ में हाफ एरो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को हम हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को फुल एरो से। तो आपके पास हाफ एरो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास था स्पिन क्वांटम नंबर। अब वो कहते हैं देयर इज अ फॉर्मूला फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, it is equal to h upon 2 pi s into s plus 1 under the root. To spin angular momentum, it is having a formula that h upon 2 pi s into s plus 1 under the root. जैसे आपने पहले क्या किया था, l into l plus 1, तो spin angular momentum में क्या लिख देंगे, s into s plus 1। हमें इसके न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, इसलिए अभी फिलहाल आप सिर्फ फॉर्मूला ही लिखो। तो यहां तक सब लोग नोट करो, फिर हम इसका आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ रिलेशनशिप करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर की हाउ मेनी वैल्यूज? तो आंसर इज ओनली 2 वैल्यूज, वन इज प्लस हाफ, अनदर इज माइनस हाफ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रहा है सबको? ओके बच्चे, अब जरा ध्यान से देखो इधर। इसको देख के क्या समझ आया और उसको देख के क्या समझ आया? First there is only one electron and two electrons. Yes. फर्स्ट केस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सेकंड केस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर कभी लिखा जाए तो हम इसे बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पेयरिंग नहीं कर पाया, और जब ऐसा आ जाए तो हम कहेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप वो पेयर कर चुके हैं, पेयर अप हो चुके हैं। इसे हम बोल सकते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है, इसे हम कहेंगे फुली फिल्ड ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल पूरी तरह से भर गया है। ये बात समझ आई? तो फर्स्ट को हमने कहा हाफ फिल्ड, एक ऑर्बिटल जो कि आधा भरा है और वो फुली फिल्ड। और एक बॉक्स का मतलब है ये एस होगा, या डेफिनेटली एस वाला ही बॉक्स हो सकता है। सिंगल बॉक्स हम एस के लिए बनाते हैं ना, पी के लिए वैसा बना नहीं सकते। अब ये सिंगल, ये डबल, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। हम कहेंगे ऐसी चीजें जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और इनको हम कहेंगे वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, यानी मैग्नेट से थोड़ा दूर ही जाते हैं। जैसे वुड हो गया तो आप कहोगे मैग्नेट के पास नहीं जाते, स्ट्रांगली रिपेल भी नहीं होते।
तो इनका मैग्नेट से कोई ना अट्रैक्शन या ना ही रिपल्शन। इनको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक, लीड्स टू पैरामैग्नेटिज्म, यानी जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है हम कहते हैं उसमें पैरामैग्नेटिज्म है, और इसको हम कहेंगे इट लीड्स टू डायामैग्नेटिज्म। अब आप बताओ, आपको पता है कि आयरन जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, यस और नो? आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है या नहीं? जब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है इसका मतलब आयरन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर पक्का अकेले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और लकड़ी वगैरह जब आप कहते हो वुड, रबर, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है उसमें इस तरह की सिचुएशन है, राइट? तो जब पैरामैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट या स्ट्रांगली रिपेल होते हैं, नॉर्थ साउथ, आयरन, निकल, कोबाल्ट, और जो मैग्नेट की तरफ ना तो अट्रैक्ट होते हैं ना रिपेल होते हैं, वीकली ऐसा लगता है कि मैग्नेट के पास नहीं जा रहे, तो हम कहते हैं दैट इज गोइंग टू बी डायामैग्नेटिक। तो आपके पास वैल्यू ऑफ टोटल स्पिन can tell us about magnetic properties of an element. इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं करता, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर एक्सप्लेन्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है? तो अगर हमें किसी के बारे में पता करना हो कि वो मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, तो हम देखते हैं कि उसकी टोटल स्पिन कितनी आ गई, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी टोटल स्पिन कितनी है। तो अगर टोटल स्पिन की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहते हैं डायामैग्नेटिक, और अगर टोटल स्पिन नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। तो आपके पास वहां पे क्या रूल होता है कि टोटल स्पिन अगर 0 आ जाए तो डायामैग्नेटिक, और अगर टोटल स्पिन नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो पैरामैग्नेटिक। चेक करो, यहां पे टोटल स्पिन क्या होगी, इधर प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो 0 तो नहीं है। यहां पे जरा टोटल स्पिन निकालो, प्लस हाफ माइनस हाफ इज 0, है ना? ये अगर प्लस हाफ है और ये माइनस हाफ है तो दोनों का टोटल कितना हुआ, 0। तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसकी टोटल स्पिन 0 नहीं आ रही है। तो ये हमारे पास में 4 क्वांटम नंबर्स, इन सबकी 4 क्वांटम नंबर्स की हमने एक एक डिस्क्रिप्शन कर ली है। अब जरा इनको समझ के देखते हैं। N1 L क्या होगा, बोल। N अगर 1 है तो व्हाट इज L, बोलो। 0 to N-1 क्या लिखूं, M क्या होगा, -L to 0 to plus L, 0। और इसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस हाफ। तो 1 में गए, S सबशेल, स्फेरिकल ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक का स्पिन प्लस हाफ और दूसरे का माइनस हाफ।
ठीक है, चलो आप बताओ, इफ m इज 2 तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 and 1। तो क्या आप बता सकते हो m की वैल्यूज क्या होंगी? -1 to 1। l के लिए पहले इसका मतलब जब मैं सेकेंड फ्लोर पे जाऊंगी तो मुझे वहां कितने रूम्स मिलेंगे? 2 रूम्स S and P। और कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे? 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल मुझे मिलेगा S रूम के अंदर और दूसरा ऑर्बिटल मुझे मिलेगा P रूम के अंदर। कितने ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पे? 3। अब इसमें स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? ±½ और स्पिन क्वांटम नंबर यहां पे भी क्या रहेगा? ±½ फॉर ईच ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल के लिए ±½ तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 4 6 8। समझ आया? Yes, ma'am. अब n अगर 3 होता तो आप L M S क्या ये सब कुछ समझ पाते हो? L will be 0 1 and 2। यस। फिर उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M will be -3 to 3। आपने कहा L will be 0 1 and 2, यानी आपके पास थर्ड फ्लोर पे 3 सब शेल्स हैं। अब हर रूम के अंदर, सब शेल के अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज तो अलग अलग होंगी। एक साथ नहीं बोलना, अलग अलग बोलना है। नेचुरल है बेटा। आपको अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर विद m0 तो 3 बार होंगे वो 0 0 वाले। सोचो, 0 बेड इसमें भी होगा, 0 बेड इसमें भी होगा, 0 बेड इसमें भी होगा, यानी हर रूम में एक 0 बेड है। है ना? समझ आया? अब स्पिन की वैल्यू तो हमेशा ±½ ही रहती है, तो आप कहोगे सब में ±½ रहेगा। अब जरा सोच के बताना मुझे, अगर मैं आपसे बोलूं n = 4 और m = 0 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? और मैंने आपको आधा अधूरा सा क्वेश्चन दे दिया है, क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? फिर उसका दिमाग लगाओ। मैंने आपको n डिफाइन कर दिया और m डिफाइन कर दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है? मैक्सिमम। चलिए एक और लिखती हूँ, तब आपको अच्छे समझ आएगा शायद। N4 L1 M0। दोनों को ध्यान से पढ़ो और सोच के बताओ। यहाँ N4 है और M0 है, लेकिन रूम डिफाइंड नहीं है। बार आ रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही होगी। तो क्वांटम नंबर्स कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, तो आपको वो प्रिडिक्शन समझनी है, ठीक है? 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हमारा क्वांटम नंबर्स का टॉपिक फिनिश हो रहा है, ठीक है? लेट अस सपोज मैंने आपसे कहा 4D 6F 7px and 4s। ये जो 4 चीजें मैंने लिखी हैं, क्या आप इनकी NLMS ये सब बता सकते हो? Can you tell about NLMS of these 4 informations?
क्वेश्चन है N L M S, ये 4 चीजें हमें समझनी है। फोर डी में NLMS क्या होगा? 6F 7Px 4S। अब किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है? मैम 4D में मैम 72 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे कैसे? N4 L कितना दिया? M0 to 5। D के लिए L क्या होता है? 0 1 2 3 4 S P D F G। आप बताओ L की वैल्यू क्या होगी? ओनली 2। है ना? M आ जाएगा -2 -1 0 1 2। क्लियर? फाइव ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। स्पिन की वैल्यू आ सकती है ±½ टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखो, समझ आया? अब आप बताओ इसकी वैल्यू 0 कब आएगी? S की वैल्यू 0 कभी भी, स्पिन क्वांटम नंबर कैन नेवर बी 0 बेटे। टोटल स्पिन 0 हो सकता। स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यूज है ना, +½ -½ है ना। स्पिन क्वांटम नंबर तो हमेशा +½ -½ ही होगा। अब यहां बताओ N कितना होगा? 6। L क्या लिखे? 3। M क्या हो जाएगा? -3 -2। करेक्ट। इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स की बात हो रही है? 7 ऑर्बिटल्स। स्पिन क्वांटम नंबर आ जाएगा ±½ और टोटल हो जाएंगे हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने आपसे कहा 7Px 6 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखो, N की वैल्यू 7 है, L की वैल्यू 1, M बताओ क्या लिखोगे? तीनों वैल्यूज -1 0 +1 तीनों तो नहीं लिख सकते ना, किसी एक पे टिक लगाना पड़ेगा, इधर -1 और +1, क्योंकि आपने वहां Px लिख दिया हुआ है। इसका मतलब ओनली 1 ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, दोनों में से कोई एक मान लो। 1 ऑर्बिटल तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्पिन आ जाएगा ±½ and there are 2 electrons in this information. अब बताओ 4s N क्या होगा? 4। L क्या आएगा बेटे? 4s। 0 M क्या होगा? 0 और स्पिन क्या हो सकता है? -½ और +½ और 1 ऑर्बिटल की बात हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट।
इसका मतलब यहां दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन थी। ये आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर उसके बाद क्लास बैठ। मान लो मैं आपसे बोलूं n इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 1। ठीक है, n 4 है, m 1 है, और स्पिन लेनी है सिर्फ +½ -½ वालों को नहीं लेना। +½ वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अब आपने कहा n तो 4 है, तो बताओ l क्या होगा? बोलो। मैंने आपको ये किया, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, ये आपका क्वेश्चन है और सोच समझ के करेंगे। L की वैल्यू बेटे 0, 1, 2, 3 लिखी। M की वैल्यूज भी लिखी लो जरा। और अब मुझे बताओ M1 वाले कितने होंगे? मैम ओनली पॉजिटिव वन विल बी टेकन। ठीक है, कौन कौन सा पॉजिटिव वन वाला लोगे और किसको छोड़ोगे? अब बताओ +1 वाले कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1, 2, 3। और तीनों ऑर्बिटल्स में स्पिन आपने कहा है सिर्फ +½ वाला लेना है, तो 1, 2, 3। तो आंसर हो गया, दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन। यानी इतना आराम से करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना, ठीक है? यानी इन दीज क्वेश्चंस यू हैव टू बी पेशेंट, थोड़ा सा आराम से सहज के समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो क्वांटम नंबर्स यानी एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी एड्रेस को समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को समझने के लिए स्पेशली हमें 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत है, n, l, m, s। जब तक ये चारों क्वांटम नंबर्स हमारे पास नहीं आते तब तक हम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन नहीं पता कर सकते। तो जैसे मैंने n और m दिया, तो एक बार के लिए सोच लो कि 3 क्वांटम नंबर्स हैं, चौथा तो है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर डायरेक्ट आसान सा आंसर नहीं होगा। आपको पहले l ढूंढना पड़ेगा। आपने कहा n = 4, फिर l ढूंढना पड़ा, फिर m ढूंढा, फिर जाके आंसर मिला। अगर मैंने चारों ही क्वांटम नंबर्स दे दिए हो तो वो आसान क्वेश्चन है। 3 क्वांटम नंबर्स देने का मतलब आपको मैंने कंफ्यूज कर लिया होगा, 2 क्वांटम नंबर्स देने का मतलब अगेन अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। लेकिन अगर हम चारों ही क्वांटम नंबर्स दे देते हैं तो जाके आप 2 इलेक्ट्रॉन्स तक या 1 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हो। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल या इन एन एटम। और नेक्स्ट क्लास में अब हम इस टॉपिक के आगे, यानी अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, यानी अब जब आप कहोगे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 281 इज रॉन्ग। हमें लिखना पड़ेगा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2s में कितने जाएंगे, 2p में कितने जाएंगे। दैट विल डू इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। इन नेक्स्ट क्लास से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हाँ जी बेटा, थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू बेटा। एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे। No doubts? Chalo, that's good. Okay ji, thank you beta. God bless you all. Thank you. Bye bye.